सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। So ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ पिचर थ्रोज अ बॉल एट 90 माइल्स पर आवर एंड कैचर स्टॉप्स इट ऑन हर ग्लव। मान लो ये अपने पास पिचर है जो बॉल थ्रो कर रहा है विद स्पीड 90 माइल्स पर आवर एंड यहाँ पे ये कैचर है जो कि बॉल कैच कर रहा है। तो हमें ए पार्ट में ये बताना है इज द वर्क डन ऑन द बॉल बाय द पिचर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो दैट वुड बी पॉजिटिव क्योंकि जो पिक्चर जो फोर्स लगा रहा है इस बॉल के ऊपर वो इस डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉल की वो भी इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो दैट वुड बी पॉजिटिव। जो वर्क जो पिक्चर कर रहा है बॉल के ऊपर दैट वुड बी पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं इज द वर्क डन ऑन द बॉल बाय द कैचर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो जब बॉल कैचर के पास आएगी तो ये अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस बॉल को रोकेगा एंड फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में। दोनों होगी आपस में ऑपोजिट तो होगा नेगेटिव। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क होता है पॉजिटिव, और जब ये दोनों आपस में ऑपोजिट होती हैं तब होता है नेगेटिव। क्योंकि इस केस में जो थीटा है दिस इज 0, सो कोसाइन 0 1 होता है। इसमें जो कोसाइन थीटा है वो 180 डिग्री है, सो दैट वुड बी -1। तो ये है रीजन मैथमेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली तो मैंने बता ही दिया कि सेम डायरेक्शन मींस पॉजिटिव वर्क। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन स्काईलैब री-एंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑन जुलाई 11 इट ब्रोक इनटू मिलियंस ऑफ पीसेस, और लार्जेस्ट फ्रैगमेंट का जो मास था दैट वाज 1770 kg एंड जब वो अर्थ पे लैंड हुआ तो उसकी स्पीड थी 120 मीटर्स पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी इस लार्जेस्ट फ्रैगमेंट की। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दिस इज हाफ mv²। तो जो मास है वो दे रखा है हमारे पास 1770 kg और जो उसकी स्पीड थी जब वो लैंड हुआ दैट वाज 120 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.27 टाइम्स 10⁻⁷ जूल। तो ये है आंसर। देखो आंसर तो काफी इजी था, सब लोग निकाल ही लेंगे, बट यहां पे बात कर रहे हैं स्काईलैब की। आपको मालूम है स्काईलैब क्या था? स्काईलैब यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन था जो उन्होंने लॉन्च किया था इन द ईयर अराउंड 1973। इस ईयर पे उन्होंने लॉन्च किया था, बट ये डिकमीशन कर दिया गया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो इसके बारे में जानिए, बहुत अच्छी चीज है, गूगल करिए स्काईलैब के बारे में। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि a 9.50 ग्राम बुलेट हैज अ स्पीड दिस मच 1.30 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो हमें मालूम है कितनी होती है, हाफ mv², बट यहाँ पे जो यूनिट्स आप पुट करोगे मास और स्पीड की दैट शुड बी इन SI यूनिट्स। तो मास जो हमें दे रखा है 9.50 ग्राम, तो इसको केजी में पुट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻³ से, इतना केजी हो गया। और जो स्पीड है ये है 1.30 किलोमीटर, तो इसको हमें करना पड़ेगा मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, तो इतना हो गया ये मीटर पर सेकेंड। अब इसका कर दो स्क्वायर, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8030 जूल्स, या आप लिख सकते हो 8.03 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर स्पीड आधी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हो, पहले v को आधा करो, फिर वैल्यूज पुट करो, फिर इसको पूरा सॉल्व करो, या फिर थोड़ा एक अलग मेथड से भी आप जा सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये होती है अगर स्पीड इसकी आधी हो गई, तो मतलब v/2 कर दूंगा बेसिकली मैं। तो ये हो गया इसकी काइनेटिक, लेट दिस बी काइनेटिक एनर्जी 2 एंड लेट दिस बी काइनेटिक एनर्जी 1।
अगर आप रेशियो लगे ke1 का, तो ये तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है, तो ये हाफ एम तो कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, ये वी स्क्वायर बाय 4, और नीचे क्या होगा, वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4। मतलब जो सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट वुड बी 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी रहता है। तो 1/4 ऑफ ये हो जाएगा इसकी, तो 8.8 किलो जूल है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 8.03 किलो जूल्स, तो ये आ जाएगा 2.01 किलो जूल। अब कह रहे हैं बी पार्ट में अगर स्पीड डबल हो जाती है तो क्या होगा। देखो अगर स्पीड डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम में इंक्रीज हो जाएगी ना पहले से, जैसे यहाँ पे 1/4 हो गई थी, तो इस टाइम क्योंकि स्पीड डबल हो रही है तो 2v का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 4v हो जाएगा, तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, मास और तो सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो कुछ नहीं है, आप सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी जो सी पार्ट में आएगी दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ए पार्ट में आई थी, तो 4 मल्टीप्लाइड विद 8.03 किलो जूल, तो ये आ जाएगा 32.1 किलो जूल। तो ये हो जाएगा आंसर सी पार्ट का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ सर्टेन कार फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 24 मीटर पर सेकेंड इज 190 किलो जूल्स। मतलब जो इंजन कार का जो वर्क कर रहा है दिस इज 190 किलो जूल, जिसके कारण कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 24 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है कि मास कितना है कार का। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्क काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क जो इंजन ने किया दैट वुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा चेंज, और ये बराबर हो जाएगा वर्क के। तो यहां से हमें निकालना है m, तो m दिस वुड बी इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा 2w डिवाइड बाय द फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस द इनिशियल स्पीड स्क्वायर। तो वर्क जो इंजन ने किया दिस इज 190 किलो जूल, तो यहाँ पे आपको इसको जूल में पुट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, दिस इज इन जूल्स। देन द फाइनल स्पीड का स्क्वायर, फाइनल स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड, सो 24 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, सो 18 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो मास निकल के आएगा दैट वुड बी अराउंड 1500 kg। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। बी पे कह रहे हैं कि एट व्हाट स्पीड इज द कार्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 190 किलो जूल। तो कितनी स्पीड रखे हम कार की कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 190 किलो जूल के बराबर हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दिस इज हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से हम v की वैल्यू इजीली निकाल ले जाएंगे एंड v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2k/m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए हमें 190 किलो जूल, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, सो मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ इतना जूल डिवाइड बाय मास है 1500 kg। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर करीब आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इतने स्पीड पे इसके काइनेटिक एनर्जी 190 किलो जूल होगी। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कार ए हैज मास m स्पीड v। तो मैं यहां लिख लेता हूं कार ए हैज मास m स्पीड इज v, एंड कार b हैज मास m/2 स्पीड इज 3v। कार C की बात करूं तो इट हैज मास 3m स्पीड इज v/2। D की बात करूं तो इट हैज मास 4m एंड स्पीड है v/2। और वी हैव टू रैंक कार इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हमें इनको रैंक करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, बोल दो यार। अच्छा इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, देखो m इस टाइम हो गया m/2 और ये हो गया 3v, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9/2, सो 9/2 mv स्क्वायर। अच्छा सी में देखोगे तो हाफ तो एज इट इज रहेगा, मास है 3m और v हो गया v/2, तो v/2 का स्क्वायर करोगे और इसको 3m से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3/4 mv स्क्वायर। एंड फाइनली ये 1/2 तो एज इट इज है, और ये जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो
4m इंटू वी ओवर 2 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी mv स्क्वायर। हाफ से चारों में अगर हम केवल इस टर्म को देखें तो हम इजीली बता देंगे कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो देखो ए और डी की तो सेम है, एंड सी और बी में अगर कंपेयर करूं तो बी की ज़्यादा है। देखो 9/2 ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3/4। तो सबसे कम किसकी है? 3/4, मतलब सी की सबसे कम है, तो सी की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। ए और डी की दोनों इक्वल हैं, एंड देन बी की सबसे मैक्सिमम है। तो ये होगा रैंक बेसिस ऑन द काइनेटिक एनर्जी। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं 0.14 kg पाइन कॉन फॉल्स 16 मीटर टू द ग्राउंड वेयर इट लैंड्स विद द स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास पाइन कॉन है, एंड ये 16 मीटर नीचे गिरता है ग्राउंड पे, एंड यहाँ पे जब पहुंचता है इसकी स्पीड हो जाती है 13 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है ए पार्ट में, विद व्हाट स्पीड वुड द पाइन कॉन हैव लैंडेड इफ देयर हैड बीन नो एयर रेजिस्टेंस। देखिए अगर एयर इस पे कुछ रेजिस्ट नहीं करती, इसकी स्पीड नहीं कम करती, तो ये कितनी स्पीड से यहाँ गिरता है हमें ये बताना है ए पार्ट में। तो ये है अपने पास पाइन कॉन, एंड ये यहाँ पे गिर गया 16 मीटर, ये है अपने पास ग्राउंड। तो देखो जो इसकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी वो किसके कारण इंक्रीज हुई होगी? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रही है। तो ग्रेविटी फोर्स ने कितना वर्क किया होगा इसके ऊपर? mgh। भाई ये हाइट कितनी है? यहाँ पे इसका वेट कितना है? mg, और ये कितनी हाइट पे गिरा है? लेट दिस हाइट बी h। तो इतना वर्क इसने किया होगा, एंड वर्क किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द पाइन कॉन। सो डेल्टा के ई में लिख सकता हूँ, यहाँ पे बोल दो यार। तो mgh दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ जीरो है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यहाँ से m और m तो कट जाएगा, तो vf यहाँ से कितना आ जाएगा? √2gh। तो √2g इज 9.81, h इज 16 मीटर। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस के कारण करीब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम हो गई है जिस पाइन कॉन की व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। तो ये था आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट इन द बी पार्ट वी हैव टू फाइंड कि डिड एयर रेजिस्टेंस डू अ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क ऑन द पाइन कॉन। देखो एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा और पाइन कॉन जा रहा है नीचे की तरफ, तो नो डाउट कि इसने जो वर्क किया है इसके ऊपर दैट वुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क किया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के ऊपर बेस्ड है। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे पूछ रहे हैं कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हाउ मच वर्क वाज डन ऑन द पाइन कॉन बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो ये था पाइन कॉन जब ये नीचे ऐसे मूव कर रहा था, 16 मीटर मूव किया, तो एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर की तरफ। कितना इसने वर्क किया वो हमें निकालना है। देखो जब हमने एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं की थी, मतलब विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तब जिस स्पीड से पाइन कॉन ग्राउंड पे गिरा था वो कितना था? 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और विद एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस को अगर हमने कंसिडर किया तब कितनी स्पीड से गिरा? दिस इज 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लॉस हुआ स्पीड का वो किस वजह से लॉस हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई। और किस कारण काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई? क्योंकि ये जो वर्क जो एयर रेजिस्टेंस पे कर रही थी वो नेगेटिव वर्क कर रही थी। तो कितना होगा? हम क्या लिख सकते हैं? दैट वर्क वुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2m। एक बार ये वाली वेलोसिटी लेंगे दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस एक बार ये वाली लेंगे, क्योंकि इतनी काइनेटिक एनर्जी तो लूज हुई है। और ये किसके कारण लूज हुई है इतने काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि जो वर्क जो हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टेंस। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे मास की वैल्यू पुट कर दो 1/m। मास जो हमें दे रखा था पिछले क्वेश्चन में वो था 0.14 kg, और इसको आप करोगे 13 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्स -10 जूल। तो इतना वर्क एयर रेजिस्टेंस करती है
पाइन कॉन के ऊपर जब वो ऊपर से नीचे मूव करता है। ठीक है, तो ये था आंसर ए पार्ट का। नाउ बी पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एक्सर्टेड ऑन द पाइन कॉन। तो हमें पता है कि द वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी, वेयर दिस एफ इज व्हाट, द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एंड ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नीचे की तरफ है। तो एफ डी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस हो गया ना 180, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस एफ डी। बाकी ये बात कॉस वॉस का सीन बार बार मत रखा करो। अगर ये ऑपोजिट है डायरेक्शन तो हम डायरेक्टली लिख देंगे नेगेटिव है, अगर सेम डायरेक्शन में तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दोनों आपस में पॉजिटिव होगा, जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कुछ एंगल बना रहा है तभी मैं कॉस थीटा वगैरह लिखूंगा, अदरवाइज ये सिंपल हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि माइनस एफ डी होगा। तो यहां से हम इस फोर्स एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वर्क तो है माइनस 10 जूल माइनस एफ इंटू डी कितना है, कितना नीचे गिरा है 16 मीटर, तो 16 मीटर, और यहां से जो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट वुड बी 0.63 न्यूटन। तो ये है आंसर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर हिटिंग अ लॉन्ग फ्लाई बॉल that goes over the right fielder's head and lands in the outfield, the batter decides to keep going past the second base and try for the third base. और जो मास है प्लेयर का वो हमें दे रखा है 62 kg and it begins sliding 3.40 meter from the base with the speed of this, and if the player comes to rest at the third base, मतलब बेसिकली एक प्लेयर है जो कि रेस्ट पे आ जाता है व्हेन इट स्लाइड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 3.40 मीटर, और इनिशियल जो इसकी स्पीड दे रखी है दिस इज 4.35 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल स्पीड हो जाती है 0, जो वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है पर्सन, इसने स्लाइड करना यहाँ पे चालू किया, स्लाइड कर रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 3.40 मीटर इतना स्लाइड किया और यहाँ पे आके इसकी स्पीड हो जाती है 0, और यहाँ पे इसकी स्पीड है 4.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए हाउ मच वर्क वॉज डन ऑन द प्लेयर बाय द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क इसके ऊपर किया वो हमें निकालना है। देखो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो दैट द वर्क वुड बी नेगेटिव। तो वर्क हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेयर, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि स्पीड 0 हो रही है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो यहां से जो वर्क आ जाएगा -1/2, मास हमें दे रखा है 62 kg, स्पीड हमें दे रखी है 4.35 एंड इसका स्क्वायर। तो यहां से जो वर्क की वैल्यू आएगी दैट वुड बी -587 जूल्स। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेयर एंड द ग्राउंड। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो एफ के होता है दिस इज म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन, एंड इस केस में एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर, n विल बी इक्वल्स टू mg। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखें इस पर्सन का तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और इधर फ्रिक्शन लग रहा है f के। करेक्ट, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो यहां से अच्छा अब वर्क डन हमें निकाल लिया। वर्क डन इस केस में कितना होगा, -fk मल्टीप्लाइड विद d, यही होगा फ्रिक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस चला d, इतना ही होगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आपस में ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड f के ऑपोजिट है, इसलिए -n लगा दिया। अच्छा f क्या होता है, म्यू के टाइम्स n, और n है mg, तो मैं mg डायरेक्टली लिख देता हूं, d एज इट इज, w एज इट इज। तो यहां से हमारे पास सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं और इजिली म्यू के वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो ये नेगेटिव साइन में भूलिए एज इट इज, सो -587 जूल्स इज इक्वल्स टू -म्यू के। m हमारे पास है 62 kg, g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81, d हमें दे रखा है 3.40 मीटर। यहां से म्यू के की वैल्यू निकाल ले जाएंगे, ये और ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो म्यू के की वैल्यू यहां से आएगी अप्रॉक्स 0.284। तो ये होगा आंसर बी पार्ट का, और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंड यहाँ पे कह रहे हैं एक 65 kg बाइसाइक्लिस्ट है दैट राइड्स ऑन हिज 8.8 kg बाइसिकल। तो जो टोटल मास हो गया पर्सन और साइकिल का, दैट वुड बी 65 प्लस 8.8 kg, करेक्ट। एंड इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल स्पीड है सिस्टम की दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। हमें ये निकालना है ए पार्ट में कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय द ब्रेक्स टू ब्रिंग द बाइक एंड द राइडर टू अ स्टॉप। मतलब हम चाहते हैं कि फाइनल जो स्पीड है वो 0 हो जाए, तो ब्रेक्स ने कितना वर्क किया साइकिल के ऊपर, ये हमें निकालना है। सेम चेंज, द वर्क वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो रही है 0। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी दिस इज 1/2 mt। टोटल मास लेंगे, इसमें केवल साइकिल का मत ले लेना, एंड v स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर। तो यहां से वर्क की वैल्यू निकल जाएगी, दैट वुड बी दिस इज 0 को एज इट इज रहने, -1/2 मास है 65 प्लस 8.8 एंड 14 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी नियर अबाउट 7200 और 7.2 किलो जूल। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ फार डज द बाइसिकल ट्रेवल इफ इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस वो चली बाइसिकल। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो कांस्टेंट डी एक्सेलरेट हो रही है साइकिल। तो उस केस में जब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहती है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एवरेज जो स्पीड होती है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 द इनिशियल स्पीड प्लस द फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 14 एंड फाइनल स्पीड तो हो जाएगी 0, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इतनी है तो डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड विद टाइम। एवरेज स्पीड इज 7, टाइम हमें दे रखा 4 सेकेंड्स, सो दैट वुड बी 28 मीटर। तो इतने डिस्टेंस के बाद जो है साइकिल वो रुक जाएगी। सी पार्ट में हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। एंड इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो एक्चुअल में एफ की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, बट क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा एफ वुड बी मैग्नीट्यूड, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डी। तो W हमारे पास कितना आया था 7.2 किलो जूल, एंड जो डिस्टेंस है वो है 28 मीटर। और एक्चुअली आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन में भूल गया हूँ, वर्क डन होगा नेगेटिव होगा। हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो यो आंसर यू विल गेट इट एज 260 न्यूटन, और आप लिख सकते हो 0.26 किलो न्यूटन। तो इतनी ब्रेकिंग फोर्स इस पे लग रही होगी थ्रू आउट द मोशन जब तक वो रुक ना जाए। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।